हेलो एवरीवन, मैं मनीष अग्रहरी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 194C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की, जो बात करता है पेमेंट टू मेट कॉन्ट्रैक्टर और सब कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, बेसिकली जब हम एनी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है कि वो टीडीएस डिडक्ट करे। अब क्या आपके माइंड में ये क्वेश्चन अराइज होंगे कि क्या सारे पर्सन्स को टीडीएस डिडक्ट करनी होती है या कुछ स्पेसिफाइड कैटेगरीज ऑफ पर्सन्स हैं जिसको टीडीएस डिडक्ट करनी है या उनकी टीडीएस डिडक्ट करनी है। दोनों चीजें, एक तो डिडक्टर्स के लेवल्स पे और दूसरी डिडक्टी के लेवल्स पे हमें यहाँ पे देखना होगा कि किसकी कब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। तो जैसा कि मैं बताऊं, सेक्शन 194C आपको थ्रेशोल्ड लिमिट भी प्रोवाइड करता है कि जब आप एक स्पेसिफाइड अमाउंट जो लिमिट दी गई है उससे ज्यादा की आप अमाउंट पेमेंट करते हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर को, तो आपको टीडीएस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज हो जाती है और आपको टीडीएस डिडक्ट करना होता है पेमेंट करने समय या आप जब बुक में एंट्री कर रहे हैं, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो। तो सबसे पहले हम इसके ओवरव्यू को देखेंगे, फिर बेयर एक्ट हम देखेंगे विथ एग्जांपल और प्रैक्टिकल चीजें डिस्कस करेंगे जो हम अपनी लाइफ रूटीन में या प्रैक्टिकली जो प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं हमारे सामने। तो सबसे पहले हम टीडीएस 194C की बेसिक चीजें देखते हैं, एक ओवरव्यू लेते हैं कि ये किसको डिडक्ट करना होता है। तो सेक्शन 194C जो बात करता है वो कहता है एनी पर्सन, और एनी पर्सन डिफाइंड है सेक्शन 231 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। वहां पे कवर होता है इंडिविजुअल, एचयूएफ, फॉर्म, एओपी, बीओआई, कंपनी, ये सारे कवर होते हैं। तो जब एनी पर्सन, कोई भी पर्सन पेमेंट करता है किसको, सब कॉन्ट्रैक्टर को या कॉन्ट्रैक्टर को, तो अब यहां पे उस पर्सन की जो पेमेंट कर रहा है मींस पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है कि उसको पेमेंट करने से पहले या जब उसकी बुक में एंट्री पास कर रहा है, वो इनवॉइस को अपने यहां उसका अकाउंट क्रेडिट कर रहा है, देन उस समय वो टीडीएस को डिडक्ट करे। तो टीडीएस अब कब डिडक्ट करनी है, तो सबसे पहली बात आती है जब आपका जो सिंगल बिल है 30,000 से एक्सीड करता है। आपकी जो आपका कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर ने आपको बिल सबमिट किया और वो बिल 30,000 30,000 रुपए से अधिक की है अमाउंट की सिंगल बिल, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप उसका टीडीएस डिडक्ट करें। दूसरी चीज, आपके एक क्वेश्चन से राइज होती होगी मन में कि अगर बिल की अमाउंट 28,000, 29,000 या अप टू 30,000 है तो क्या टीडीएस हमें डिडक्ट करनी है। तो यहाँ पे इन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया, क्योंकि बेसिकली लोग करते क्या थे, जैसा कि आपको पता है कि पेयर्स जब पे करता है तो पे कभी नहीं चाहता था, कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं चाहता था कि उसका टीडीएस डिडक्ट हो, और वो क्या करते थे, हर एक बिल अपने 28,000, 29,000, 30,000 ऐसे करके रेस करते थे जिससे कि टीडीएस उनका ना डिडक्ट हो। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को खत्म करने के लिए एक एप्लीकेशंस और एक रूल और इसमें इन्होंने लाया कि आपकी सिंगल बिल अगर एक्सीड करती है 30,000 से, देन आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइज होती है। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि अगर आपकी एग्रीगेट वैल्यू ऑफ पेमेंट एक्सीड ₹1 लाख ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, मींस पूरे वर्ष के दौरान अगर उस पार्टी को आप जो पेमेंट कर रहे हैं उसको 1 लाख से ज्यादा की पेमेंट जा रही है, तो वहां पे अब टीडीएस डिडक्ट करने की बात आ जाती है। दूसरा माइंड में आता होगा कि अब 1 लाख पे हमें टीडीएस जो एक्सीड अमाउंट है उस पर डिडक्ट करनी है कि नहीं, तो वो हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे और सारी चीजें एक एक करके हम क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं जो हमने 30,000 की बात कर रखी है। तो इसमें आता है सेक्शन 194C का जो एग्जाम्पल है, एबीसी लिमिटेड मेक द फॉलोइंग पेमेंट टू मिस्टर एक्स, ए कॉन्ट्रैक्टर फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 90-20। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वर्क किया, एबीसी कौन है, कंपनी है, किसको पेमेंट कर रही है, मिस्टर एक्स को। तो अगर
हम मिस्टर एक्स कौन है? इंडिविजुअल। जो टीडीएस का रेट है सेक्शन 194C में वो 1% है। अगर आप किसी इंडिविजुअल और एचयूएफ को पेमेंट करते हैं और अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको टीडीएस 2% से डिडक्ट करनी होगी। तो बेसिकली अब मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। दो चीजें हमने देखी। सबसे पहले जिसे हम पेमेंट कर रहे हैं, पेई को, कॉन्ट्रैक्टर को, जो अमाउंट है सिंगल बिल उसकी 30,000 रुपए से ज्यादा की होनी चाहिए या एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड करनी चाहिए 1 लाख से, तभी टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और अभी तभी टीडीएस डिडक्ट की जाती है। और जो टीडीएस का रेट होने वाला है, अगर आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं, पेई अगर आपका इंडिविजुअल एचयूएफ है तो आपको 1% के रेट से डिडक्ट करनी है टीडीएस को। अदरवाइज अन्य केस में अगर कोई कंपनी है, फॉर्म है, तो वहां पे आपको 2% के रेट से डिडक्ट करनी है। तो इस एग्जांपल में एबीसी लिमिटेड हमारी कंपनी है जो पेमेंट कर रही है मिस्टर एक्स को। मिस्टर एक्स कौन है? इंडिविजुअल है। ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। अब यहां पे क्या हो रहा है, 1 मई 2090 को जो पेमेंट हुई है वो 20,000 रुपए है। तो अब 20,000 हमारा सिंगल बिल है, 30,000 से कम है, तो यहां पे हम टीडीएस डिडक्ट नहीं कर रहे हैं। फिर जो सिंगल बिल है 25,000 की है, तो सिंगल बिल 25,000 की है, 30,000 से एक्सीड अभी भी नहीं की। अगर एग्रीगेट देखें तो 45 गया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अभी भी हम टीडीएस इसका डिडक्ट नहीं करेंगे। फिर थर्ड बिल आती है जब इसकी 28,000 का हम पेमेंट करते हैं जो कि 1 दिसंबर को जाती है, तो ये भी 30,000 रुपए से आपका कम है और एग्रीगेट भी देखें तो भी ये 1 लाख एक्सीड नहीं किया। तो यहां तक 1 दिसंबर तक जो भी आप पेमेंट करते जा रहे हैं उस पर टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। लेकिन 1 मार्च 2020 को फिर से आपने 30,000 का आपने पेमेंट कर दिया, तो अगर देखा जाए तो ये 30,000 से एक्सीड नहीं की है, अप टू 30,000 है। बट अगर देखिए दूसरी कंडीशन जो थी, एग्रीगेट वैल्यू ऑफ प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 1 लाख रुपीज, तो ये एक्सीड कर जा रहा है। 20,000, 25,000, 28,000 और 30,000 जोड़ने के बाद ये 1 लाख से एक्सीड कर रहा है। तो एक्सीड करने की वजह से आप जब टीडीएस जब 1 मार्च में आप पेमेंट करेंगे तो पूरे अमाउंट पे टीडीएस 1% के रेट से डिडक्ट करके फिर आप पेमेंट करेंगे। तो अगर हम सॉल्यूशंस इसका देखें तो इसमें अगर आप देखेंगे कि जो इन्होंने पेमेंट की है उसमें सॉल्यूशंस में, in the case of individual contract payment made Mr. X does not exceed 30,000. However, since aggregate amount paid to Mr. X during the previous year 1920 exceed 1 lakh rupees on account of last payment of 30,000 ड्यू ऑन 1 मार्च 2020, जो 1 मार्च में इन्होंने 30,000 की पेमेंट की है उसमें एक्सीड कर रही है। तो टेकिंग द टोटल फ्रॉम 73,000 टू 103, इसमें क्या है, जब हम ये 30,000 की पेमेंट करेंगे, अगर इसका हम टोटल करें तो 1,03,000 टोटल अमाउंट हो गए, 20,000, 25,000, 28,000 और 30,000 रुपए। तो 1,03,000 पे हम पूरे पे 1% टीडीएस डिडक्ट करेंगे, जो कि टीडीएस अमाउंट आपका आएगा 1030। तो हमें 30,000 की पेमेंट करनी थी, जिसमें से 1030 टीडीएस डिडक्ट करके नेट अमाउंट 28,970 रुपए, 28,970 आप उसको पेमेंट करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 2 है। पहला सिंगल बिल होनी चाहिए, 30,000 से एक्सीड करनी चाहिए। दूसरा केस क्या था कि एग्रीगेट ऑफ पेमेंट जो होती है 1 लाख से एक्सीड होनी चाहिए ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब यहाँ पे अगर प्रैक्टिकल देखा जाए जो ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो की जाती है, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस में या एमएनसीज में जो भी होते हैं बिल आते हैं तो इसी पे ये लोग टीडीएस डिडक्ट कर लेते हैं। सेफ साइड इसलिए डिडक्ट करते हैं क्योंकि उनको अगर लगता है कि जो हमारा वेंडर है एक परमानेंट वेंडर है और ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हम इनसे हमेशा सप्लाई लेने वाले हैं, तो उस केस में लोग प्रैक्टिकली डिडक्ट शुरू से करते चलते हैं। बट अगर वो वेंडर टेम्परेरी वेंडर है तो कभी भी, या छोटा ऑर्गेनाइजेशंस कोई है जो टीडीएस डिडक्ट करने वाला है, तो वो कभी भी डिडक्ट नहीं करेगा अगर उसकी 1 लाख या 30,000 से एक्सीड ना करे सिंगल बिल और एग्रीगेट अमाउंट। अब दूसरी चीज आती है कि क्या हमें सारे पर्सन्स को टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यहां पे इन्होंने स्पेसिफाइड किया कि इंडिविजुअल और
सारे एनी पर्सन में इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर्म सारे कवर होते हैं। तो अगर हम सेक्शंस को रीड करें तो सेक्शंस हमारा कहता है कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग एनी सम टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर। यहां एक चीज और देखनी है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्टर जो आपका है रेसिडेंट है तभी आप सेक्शन 194C में टीडीएस 1% की रेट से या 2% के रेट से डिडक्ट करेंगे। अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर नॉन रेसिडेंट है तो आप सेक्शन 194C के अंतर्गत टीडीएस नहीं डिडक्ट करेंगे, बल्कि आपके ऊपर सेक्शन 195 एप्लीकेबल होगा, क्योंकि बेसिकली सेक्शन 194C जो बात करता है वो रेसिडेंट को जब पेमेंट जाती है उस पे टीडीएस 1% और 2% की बात करता है। तो दूसरी चीज अगर देखें, एनी रिस्पॉन्सिबल पर्सन पेइंग ए सम टू रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर फॉर कैरिंग आउट एनी वर्क कौन कौन सी होगी उसकी भी डिफिनेशन हम नीचे देखने वाले हैं। कहता है एनी वर्क इन परसुएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्टर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुरी कॉर्पोरेशन, ए कंपनी, मींस इन सारे में से किसी को भी वो अगर सर्विसेज देता है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टीडीएस डिडक्ट करे। अब आते हैं टाइम ऑफ डिडक्शन की बात करते हैं कि हमें कब टीडीएस को डिडक्ट करनी होती है। तो टीडीएस हमें डिडक्ट करनी है जब आप बुक में एंट्री पास करते हैं या उसको पेमेंट करते हैं, विच एवर इज अर्लियर, मीन्स जब आपको सर्विस देने वाला पर्सन जो है वो आपको बिल प्रोवाइड करता है और उसके अकाउंट को आप क्रेडिट करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में उस समय, या आप पेमेंट पहले करते हैं, बुक नहीं कर रखा है अभी, तो पेमेंट करते समय जो भी इन दोनों में से एक्टिविटीज पहले है उस समय आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप टीडीएस डिडक्ट करें। कहता है टाइम ऑफ डिडक्शन, द टैक्स हैज टू बी डिडक्टेड at the time of payment of such a sum or at the time of credit of such a sum to the account of contractor whichever is earlier। तो दोनों में से जो पहले हो। अब तीसरी चीज, जो डिडक्टर है, जो टीडीएस काटने वाला है, अब आपके माइंड में आ रही होगी कि क्या अगर हम कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम घर बनवा रहे हैं, एक इंडिविजुअल है जो अपना घर बनवा रहा है, हाउस बनवा रहा है, क्या उसको भी जिम्मेदारी है कि वो टीडीएस को डिडक्ट करे? तो इन्होंने अगर देखा जाए टीडीएस के सारे सेक्शंस में, टीडीएस लॉ में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि आप जब पेमेंट बिजनेस प्रोफेशंस के लिए करेंगे तभी आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। लॉ ऐसा कहीं नहीं बोलता है। तो अगर उस लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो एक इंडिविजुअल पर्सन जब किसी को पे करेगा तो टीडीएस डिडक्ट करने की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। लेकिन इन प्रैक्टिकल अगर देखें, आप कॉन्ट्रैक्टर से अपना घर बनवाते हैं तो अब इंडिविजुअल पर्सन जो घर बनवा रहा है, जो कोई बिजनेस नहीं कर रहा है, वो कैसे टीडीएस डिडक्ट करे और जमा करे? क्योंकि आपको पता है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए आपको टीडीएस 10 नंबर लेनी होती है, रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करानी है, फिर उसको डिडक्ट करनी है, फॉर्म 16A आपको सबमिट करनी, सर्टिफिकेट इशू करनी होती है। तो काफी सारी चीजें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इस वजह से इन्होंने सेक्शन 44AB जो टैक्स ऑडिट की बात करता है इन्होंने स्पेसिफाइड किया कि अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ, अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ जिसकी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में सेक्शन 44(1)B में स्पेसिफाइड लिमिट से एक्सीड ना हुई हो टर्नओवर, तो वह टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मींस अगर वो कोई सर्विस लेता है और 30,000 से एक्सीड का बिल पेमेंट कर रहा है, फिर भी उसके ऊपर टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है कि वो डिडक्ट करे अगर वो पर्सन इंडिविजुअल एचयूएफ है। और जो लिमिट स्पेसिफाइड की गई है सेक्शन 44AB में वो 100 लाख और 50 लाख इन केस में भी इन्होंने स्पेसिफाइड किया है। तीसरा, हम टैक्स रेट हमने बात ही कर लिया कि अगर हम इंडिविजुअल को पे कर रहे हैं या एचयूएफ को पे कर रहे हैं तो 1% के रेट से टीडीएस डिडक्ट करनी है। अगर अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ को कर रहे हैं तो 2% के रेट से आपको टीडीएस डिडक्ट करनी होगी। थ्रेशोल्ड लिमिट जो थी, थ्रेशोल्ड लिमिट हम लोगों ने डिस्कस कर ली कि सिंगल बिल जो होती है एक्सीड करनी चाहिए 30,000 से। अगर 30,000 से एक्सीड नहीं करती है सिंगल बिल तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। बट अगर आपकी सिंगल बिल 30,000 से कम है लेकिन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एक्सीड कर जाती है 1 लाख रुपीस, देन आपको पूरे अमाउंट पे
आपको टीडीएस डिडक्ट करनी है, और जो रेट हम इस देखेंगे कि 1% या 2%, वो बात करेगा कि आप जिसको पे कर रहे हैं, जो पेई पर्सन है वो इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% से रेट आप टीडीएस का डिडक्ट करेंगे। इलस्ट्रेशन हमने डिस्कस ही कर ली थी। अब आते हैं डिफिनीशन ऑफ वर्क, कि वर्क में कौन कौन सी चीजें आपके कॉन्ट्रैक्टर में, वर्क में कौन कौन सी चीजें हैं, आप किस पे आप 194C के अंतर्गत टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो वर्क में सबसे पहले आता है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करते हैं तो आपको सेक्शन 194C में टीडीएस डिडक्ट करनी है, लेकिन साथ ही आप देखेंगे तो सेक्शन 194J जो है वो बात करता है कि आप एडवर्टाइजमेंट को पेमेंट करेंगे तो 10% के रेट से सेक्शन 194J में टीडीएस डिडक्ट करेंगे। तो यहां काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम एडवर्टाइजमेंट के पेमेंट करते समय 194C में 1% 2% की रेट से टीडीएस डिडक्ट करें या 10% सेक्शन 194J में। तो अगर आप एडवर्टाइजमेंट की पेमेंट करते हैं और प्रिंट मीडिया को या न्यूज़पेपर में आप ऐसी एडवर्टाइजमेंट कराने की वजह से ऐसे लोगों को पेमेंट करते हैं जहां पे उनकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है, तो वो सारी चीजें प्रोफेशनल पर्सनल स्किल जो भी बोल लें, तो अगर ये इन्वॉल्व नहीं है तो आपको सेक्शन 194C में टीडीएस डिडक्ट करना होगा 1%, अगर एचयूएफ इंडिविजुअल है, अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ है तो 2% के रेट से। अब हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं जो 194J में टीडीएस एडवर्टाइजमेंट की बात करता है। वो बात करता है जब आप किसी मॉडलिंग को या एम्बेसडर को, जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन टीवी की एडवर्टाइजमेंट करने के लिए एलजी टीवी वाले कंपनी वाले एडवर्टाइजमेंट का उनसे पेमेंट करेंगे तो उनको 194J में टीडीएस डिडक्ट करेंगे, कंपनी डिडक्ट करेगी अमिताभ बच्चन जी को पेमेंट करते समय, क्योंकि उनकी जो पर्सनल प्रोफेशनल स्किल है वो उसके कारण वो एडवर्टाइजमेंट का पेमेंट कर रहे हैं और वो प्रोफेशनल्स सेक्शन 194J के अंतर्गत उनका टीडीएस 10% से डिडक्ट होगा। लेकिन अगर एडवर्टाइजमेंट जैसे प्रिंट मीडिया या न्यूज़पेपर में कोई ऐड है उसकी पेमेंट आप कर रहे हो, एग्रीमेंट्स है आपके बीच कॉन्ट्रैक्टर से, तो यहाँ पे 1 या 2% इन केस में भी। ऐसे ही ब्रॉडकास्टिंग टेलीकास्टिंग की आप पेमेंट इंक्लूडिंग प्रोडक्शन ऑफ प्रोग्राम्स फॉर सच ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग में भी आपका वर्क में इंक्लूड होता है। फिर बात करता है कैरेज ऑफ गुड्स आर पैसेंजर बाय एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अदर देन बाय रेलवे। ये चीज समझनी है आपको। आपके ऑफिस में जो बिल आते हैं, जो कैरेज का आप कैरेज ऑफ गुड्स या कैरेज ऑफ पैसेंजर्स, आपने देखा होगा ऑफिस में बहुत सारे ऑफिसेस में जो बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनियां हैं वहां पे एम्प्लॉय को घर से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है कि उनके घर से उनको रिसीव किया जाता है और घर पे फिर छोड़ा जाता है, और उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट हुई रहती है किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी से, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कंपनी से। उसकी बस प्रॉपर तरीके से आपके ऑफिस में आ जाती है और फिर सुबह शाम वो चीजें चलती रहती हैं और वो एम्प्लॉइयों को छोड़ते रहते हैं। तो अगर वो पैसेंजर सर्विस देख लें या कोई माल ढोने वाली गाड़ी है लेकिन रेलवे को छोड़ करके, रेलवे का इसलिए इन्होंने छोड़ा क्योंकि ऑलरेडी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो रेलवे में इन्होंने टीडीएस डिडक्ट करने की बात नहीं की। तो अगर आप गुड्स पैसेंजर्स का जो कैरेज ऑफ गुड्स पैसेंजर है या गुड्स का है कैरेज या पैसेंजर्स का, तो आपको उसको जब आप पेमेंट करते हैं तो टीडीएस 1% या 2% के रेट से डिडक्ट करनी होगी। बट इनको एक एग्जम्पशन दी गई है कि अगर कैरेज ऑफ गुड्स का पर्सन है, यहां पे पैसेंजर को कवर नहीं किया गया है, कैरेज ऑफ गुड्स का ओनर है, वो खुद का ओनर है और उसके पास जो टोटल व्हीकल है वो अप टू 10 है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में जिस साल में आप उससे ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और उसके पास जो व्हीकल है वो 10 व्हीकल से एक्सीड नहीं करती है, केवल 10 व्हीकल तक ही है या उससे कम है, तो वो अगर चाहे पेई चाहे अपना सर्टिफिकेट सबमिट कर दे आपके पास और पैन नंबर सबमिट करते हुए इसकी डिक्लेरेशन दे दे,
तो फिर यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं क्रिएट होगी, आप उस गुड्स वाले का आप टीडीएस डिडक्ट नहीं करेंगे। बट अगर ड्यूरिंग द ईयर वो 10 से एक्सीड करती है देन आपको उस समय टीडीएस डिडक्ट करना है। यहां एक एग्जांपल भी हम इसका देखेंगे। जो इन्होंने वर्ड यूज किया है वो यूज किया है कि ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एक्सीड 10 पैसेंजर एट एनी टाइम। एनी टाइम मींस एग्जांपल अगर देखें, आज हमारा 1 अप्रैल 2020 में हमारे पास 5 गाड़ी थी जो कि अपने खुद की थी और मैं किसी कंपनी को गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस देता हूं, तो फिर क्या अभी मेरा टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की नहीं है? कंपनी हमारी टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी क्योंकि मेरे पास अभी 5 ही गाड़ी है अपनी खुद की और मैंने एक डिक्लेरेशन कंपनी को दे रखी है, तो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगी। फिर हमने क्या किया, 8 जून में आज की डेट में 8 गाड़ी और मैंने परचेज कर ली, तो देखा जाए अब मेरे पास टोटल 13 गाड़ी हो चुकी है। तो फिर हमें अब कंपनी रिस्पॉन्सिबल है कि उस पर्सन का टीडीएस डिडक्ट करे जब पेमेंट करेगी या बुक में एंट्री पास करेगी। लेकिन फिर अगर देखा जाए जो हमारे पास गाड़ी आज की डेट में 13 है बट 1 महीने बाद मैंने 5 गाड़ी फिर से उसमें से बेच दी, तो फिर करंट टाइम में अगर देखें 1 महीना मीन्स 8 जुलाई में अगर हम देख ले तो 8 जुलाई के मेरे पास फिर से 8 गाड़ी केवल बचती है, तो भी आपको टीडीएस डिडक्ट करना होगा भले ही आपके पास 8 गाड़ी है, क्योंकि जो लॉ वर्ड यूज कर रहा है वो कह रहा है कि एक्सीड 10 कैरेजेस व्हीकल और ड्यूरिंग द एनी टाइम मीन्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एट एनी टाइम, किसी भी समय, तो इस वजह से आपको वहां पे टीडीएस डिडक्ट करनी पड़ जाएगी। ऐसे बात करें कैटरिंग की, तो कैटरिंग में क्या कहता है कि अगर कोई कैटरिंग सर्विसेज आप ले रहे हैं तो उसके आप जब उसको पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करेंगे। सेम मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ स्पेसिफिकेशंस ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर। बेसिकली ये जॉब वर्क का बात कर रहे हैं। अगर आप किसी पर्सन से जॉब वर्क कराते हैं तो जब उस जॉब वर्क के लिए आप पेमेंट करेंगे तो भी टीडीएस आपको 194C में डिडक्ट करनी है। ये जितने भी हम ABCD सब सेक्शंस बात कर रहे हैं वो क्लॉजेस जो बात कर रहे हैं वो सारे हमारे सेक्शन 194C में के अंतर्गत आते हैं और इन पे हमें टीडीएस 194C के अंतर्गत डिडक्ट करनी होती है। यहां देखना है कि जॉब वर्क में कैसे होता है वो प्रैक्टिकली हम देखते हैं। जब एक कंपनी या कोई भी पर्सन किसी भी आइटम्स को अपने ओन खुद के स्टॉक को भेजता है किसी अदर पर्सन के पास उस पे फर्दर कुछ काम करने के लिए, और अदर जो दूसरा पर्सन है जिसके पास हमने उस गुड्स को भेजा है वो उस पे काम करके फिर हमें रिटर्न कर देता है। तो अगर हम देखें जब हम माल भेजते हैं, लेट सपोज हमने 50,000 रुपीज की वैल्यू की माल उसके पास भेजी, तो हम एक डेबिट नोट इशू कर देते हैं और वो क्या करता है उस पर फर्दर वर्क करता है। जो भी डिजाइनिंग पेंटिंग कुछ भी करनी है उसके करने के बाद एक स्पेसिफाइड टाइम में वो गुड्स फिर से हमें रिटर्न दे देता है और वो क्या करता है क्रेडिट नोट इशू कर देगा 60,000 का। तो यहाँ पे जो 10,000 उसने अपनी सर्विसेज के चार्ज किए हैं मुझसे, उस पे हमें टीडीएस डिडक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट हो जाती है। बट एक चीज यहां पे और बताऊंगा कि अगर कंपनी केवल डायरेक्शंस देती है, केवल डायरेक्शन देती है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आप रेमंड कंपनी क्या करती है, डायरेक्शन देती है कि आप इस शॉप पे जाना, इस कैटेगरी के कपड़े लेना, इस कैटेगरी के आप बटन लेना और इसको ऐसे इस फिट में सिल करके आप मुझे प्रोवाइड करना, तो फिर वो जॉब वर्क में कंसीडर नहीं होता है। वो अगर देखा जाए एक्चुअल सेल उसको माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जॉब वर्क का जो डिफिनेशन है यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ सच ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम सच कस्टमर, मींस जो पर्सन दे रहा है जॉब वर्क के लिए किसी अपने प्रोडक्ट को दे रहा है सेकंड पर्सन को कि इस पे फर्दर वो काम करे,
तो ही यहाँ पे ये सेक्शन 194C में जॉब वर्क में आएगा और यहाँ पे टीडीएस कटेगी, अदरवाइज वो सेल मानी जाएगी। जैसे हम रीड कर लेते हैं, कहता है हाउएवर वर्क सेल नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ कस्टमर बाय यूजिंग रॉ मटेरियल परचेज फ्रॉम ए पर्सन मीन्स जो जॉब करने वाला है उस पे, सेकंड पर्सन, अदर देन सच कस्टमर मीन्स जो जॉब कराना चाह रहा है रेमंड कंपनी, उसका मटेरियल नहीं है बल्कि दूसरे पर्सन का जो उस पर डिजाइनिंग करेगा वही खुद ही मटेरियल परचेज कर रहा है, खुद ही डिजाइन कर रहा है, फिर रेमंड कंपनी को दे रहा है, तो वो प्रॉपर तरीके से सेल मानी जाती है, फिर वहां पे टीडीएस डिडक्ट करने की लायबिलिटी नहीं क्रिएट होती है। सेक्शन 194C में वो कवर नहीं होती है। नॉन अप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन 194C देखें तो जो हमने अभी डिस्कस किया कि 10 मोटर व्हीकल की केस वाली वो चीज यहां पे लिखी गई है। तो कहता है नो डिडक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड फ्रॉम द सम क्रेडिटेड आर पेड आर लाइकली to be credited or paid during the previous year to the account of the contractor during the course of the business of playing, hiring or leasing of goods carriage। ये चीज आपको ध्यान देनी है कि जो सेक्शन 194C में दो जगह पे टीडीएस कटती है, चाहे वो गुड्स कैरेज हो या पैसेंजर्स कैरेज हो, लेकिन जो ये एग्जेम्पशन दी गई है वो केवल गुड्स कैरेज के लिए दी गई है। जो मैंने 10 इनके अगर आपके पास 10 से ज्यादा एक्सीड नहीं करती है मोटर व्हीकल तो वो केवल गुड्स कैरेज की यहाँ पे बात हुई है। इफ ही फर्निश हिज पैन टू द डिडक्टर, तो यहाँ पे केवल गुड्स कैरेज की बात हुई है और उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट्स इश्यूज जो है ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली कि अगर आप नॉन रेसिडेंट को पेमेंट करेंगे तो सेक्शन 195 में टीडीएस डिडक्ट होगा, क्योंकि सेक्शन 194C जो बात करता है वो केवल रेसिडेंट पर्सन की बात करता है। एक बार इसको हम कंक्लूड करते हैं, एक बार समरी में सारी चीजें डिस्कस समझते हैं और ये हमारा 194C क्लोज होगा। सबसे पहले सेक्शन 194C इनकम टैक्स एक्ट बात करता है कि जब एनी पर्सन, कोई भी पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्टर को या सब कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करता है एक्सीड द अमाउंट, सिंगल बिल की बात करें तो 30,000 से एक्सीड करे या एग्रीगेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1 लाख रुपीज, देन उस पर्सन की जो पेयर है, पेमेंट करने वाला है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होती है कि वो पेई को पेमेंट करने से पूर्व या बुक में जब एंट्री कर रहा है उस समय उसका टीडीएस डिडक्ट करे। जो टीडीएस की रेट होने वाली है वो 1% इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर वो इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा है अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ देन टीडीएस रेट 2% होगी। दूसरी चीज हमने देखी जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या जो हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर या कॉन्ट्रैक्टर है उसमें जो वर्क की डिफिनेशन है उसमें एडवर्टाइजमेंट भी है, टेलीकम्युनिकेशंस भी है, एडवर्टाइजमेंट है, और फिर अगर देखें तो हमारा एक जॉब वर्क था या ये गुड्स पैसेंजर्स के जो कैरेज के थे वो चीजें कवर होती थी। अगर उसके पास 10 मोटर व्हीकल से कम है वो भी गुड्स प्रोवाइड कराता है, गुड्स सर्विस देती है, गुड्स ट्रांसपोर्ट वाली है व्हीकल, देन वो चाहे तो अपना एग्जेम्पशन ले सकता है, मींस टीडीएस ना डिडक्ट कराए अगर वो सर्टिफिकेट सबमिट करता है पैन के साथ। तो ये थी हमारी सेक्शन 194C। इस वीडियो को यहीं क्लोज करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।